नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 7। ये एक खास शो है जहां हम दिन की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज की पहली बड़ी खबर क्या है? नई दिल्ली में रविवार को बीजेपी सांसदों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों की जमकर प्रशंसा की। इसके बाद बीजेपी देश भर में जीएसटी सुधारों से होने वाले फायदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत भी करेगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस कार्यशाला में सांसदों को सरकारी योजनाओं का प्रचार करने और ये देखने की सलाह दी कि क्या उन योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यशाला के दौरान सांसदों के विभिन्न समूह से मुलाकात करते हुए उन्होंने सांसदों से संसदीय समितियों की बैठकों में सक्रिय रहने को भी कहा। सूत्रों की माने तो ऐसी बैठकों से पहले और बाद में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिले ताकि आप विषय की गहराई को समझ सकें। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यशाला में सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे थे। पीएम मोदी ने बाद में इस कार्यक्रम की कई तस्वीरों को भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में संसद कार्यशाला में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद, सहयोगियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विधिवत सभी मुद्दों पर बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान भी किया। वहीं उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि हमारी पार्टी में संसद कार्यशाला जैसे मंच महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक दूसरे से सीखने और लोगों की बेहतर सेवा कैसे की जा सकती है इस पर विचार विमर्श करने के बेहतरीन मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कार्यशाला में आए सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर हर महीने एक टिफिन मीटिंग आयोजित करने को कहा ताकि लोगों से सीधा संवाद हो सके और उनकी समस्याओं को जाना जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांसदों को खेल महोत्सव में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। आपको बता दें, रविवार को वर्कशॉप के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे तो उनकी फोटो गोरखपुर सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने एक्स पर पोस्ट की। बता दें आपको कि उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर देने वाले थे, लेकिन पंजाब समेत कई राज्यों में आई बाढ़ को देखते हुए ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और हालात की समीक्षा बैठक भी लेंगे। बीजेपी की वर्कशॉप में क्या था ये आपको बता दें। बीजेपी सांसद कितने दिन? लगभग 2 दिन। कहां चली? ये संसद परिसर में चली। क्यों बुलाई गई थी ये वर्कशॉप? ये वर्कशॉप बुलाई गई थी उपराष्ट्रपति चुनाव के मकसद से। वोटिंग की सही ट्रेनिंग देना एक मकसद था। जो नए एमपीज आए, जिन्होंने पहली बार वोट कर रहे हैं, उनके लिए था। जीएसटी रिफॉर्म, मोदी का सम्मान। अभी जिस वक्त बात कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हो रहा होगा। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी की वर्कशॉप में पीएम को सम्मान है। मोदी के सम्मान से वर्कशॉप की शुरुआत भी हुई है। जीएसटी 2.0 के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद करेंगे। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में क्या था? पीएम मोदी का मंत्र था सरकारी योजनाओं का प्रचार करें, सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए, संसदीय समितियों की बैठक में सक्रिय भागीदारी हो, सांसद मंत्रियों से संवाद करें, संसदीय क्षेत्रों में टिफिन बैठक का आयोजन करें, क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करें। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला अहम क्यों है? उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले यह आयोजन किया गया है। बिहार चुनाव को लेकर रणनीतिक तैयारी भी है। सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश का एक प्रयास है। सांसदों के काम की समीक्षा भी इस बैठक में हुई है। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में किन मुद्दों पर फोकस रहा? पीएम सूर्य घर योजना, टीबी मुफ्त, भारत सांसद, खेल महोत्सव, संसदीय क्षेत्र में सक्रियता, ये 3-4 इश्यूज पर इस पर काम हुआ। आपको बता दें 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज विपक्षी सांसदों का भी मॉक पोल। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में
विपक्ष के सांसदों को जानकारी दी जाएगी। इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 9 सितंबर को वोटिंग है। इससे जुड़ी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद आज दिन में करीब 2:30 बजे संविधान सदन यानी कि पुराना संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मॉक वोटिंग कराई गई। आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के लिए संसदीय सौध में रात्रि भोज का आयोजन भी करने वाले हैं। हालांकि इसे अब देश में बाढ़ की स्थिति के चलते रद्द कर दिया गया। कल होने वाली उपराष्ट्रपति चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से आते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या F101 वसुधा में होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीय सदस्य भी निर्वाचन मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए चुनाव में हिस्सा लेने के हकदार भी। बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से संसद भवन में मतदान के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित भी कर दिए जाएंगे। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। 69 साल के रेड्डी जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। वो एक वरिष्ठ न्यायविद हैं। उन्होंने एक फैसले में नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गठित सल्वाजुडम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाब धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने के वास्ते एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। वर्तमान में 5 सीटें खाली हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। वर्तमान में 1 सीट खाली है। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 781 सदस्य हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, सुनाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहां एकत्रित हुए थे कौशलेंद्र जी के आवास पर। कौशलेंद्र जी ने सबको दिन के भोजन पर भी आमंत्रित किया था और जो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई है। मतदान कल होना है। मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया और उसको सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे। सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे, सांसदों को भी मॉक पोल। सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि कैसे जो नंबर गेम है उसमें आगे निकला जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि एनडीए बहुत आगे है, लेकिन विपक्ष भी चाहता है कि कुछ न कुछ अलायंस पार्टनर और नए पार्टनर मिले। वहीं पक्ष चाहता है कि कहीं ना कहीं से सेंधमारी हो जिसमें लगे कि हाँ, सत्ता पक्ष को वोट ज्यादा मिले। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद का और प्रियंका चतुर्वेदी का? सुनाते हैं। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो जिस तरीके से वोट पड़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान विरोधी है। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, वाईएसआरसीपी हो और बाकी जो भी न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बीच आपको बता दें कि चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी ने राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालविया ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की आलोचना की। उपराष्ट्रपति पद से पहले इंडी गठबंधन की ओर से वीपी पद के लिए प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मुलाकात की एक तस्वीर को शेयर किया और इस मुलाकात को एक उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान बताया। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का? सुनाते हैं। एड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं। जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं। अब आप आंकड़े समझिए, नंबर गेम क्या कहता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 एनडीए के पास बहुमत से लगभग 48 सांसद ज्यादा हैं। संसद की मौजूदा स्थिति बहुमत 391 वोट है। लोकसभा में 542 सांसद है, एक सीट खाली है। कुल सीट 543 है, कुल वोट 781 है। राज्यसभा में 239 है, 6 सीट फिलहाल खाली है। कुल सीटें 245 है। ये आपको नंबर गेम दिखा रहे हैं। राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति आपको बता रहे हैं क्या है। एनडीए 439 सांसद, बहुमत से 48 सांसद ज्यादा हैं। इंडिया गठबंधन दोनों लोकसभा राज्यसभा को मिला लीजिए तो लगभग 324 सांसद हैं, बहुमत से लगभग 67 सांसद कम है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अठावले और कांग्रेस नेता उदित राज?
वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है और कल हमारे सभी एनडीए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दिल्ली आ रहे हैं और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है, इसीलिए हमारे आदरणीय राधा कृष्णन जी अच्छे वोट से चुनकर आएंगे और इसीलिए मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिस रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं राधा कृष्णन जी को वोट दे दूंगा और हमारी सीट जीत कर आएगी। जो इंडिया एनडीए में है न इंडिया में है, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और अगर उन्हें राज्यसभा में अपनी आवाज रखनी है तो सुधाकर रेड्डी जी को वोट देना चाहिए। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में के चुनाव में तमाम बीजेपी के एमपीओं ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनी थी, उसी तरीके से इस बार भी अंतरात्मा की आवाज सुने और ये न देखें उनके लिए एनडीए और इंडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी जिस तरह से लोकतंत्र खत्म हुआ है, एमपी, मिनिस्टर, एमएलए जैसी संस्था ही सत्यानाश कर दिया गया है। उनसे भी मैं अपील करूंगा कि सुधाकर रेड्डी जी को वोट दें। जो एनडीए में है न इंडिया में है, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और अगर उन्हें राज्यसभा में अपनी आवाज रखनी है तो सुधाकर रेड्डी जी को वोट देना चाहिए। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में के चुनाव में तमाम बीजेपी के एमपीओं ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनी थी, उसी तरीके से इस बार भी आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं। एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए चाहती है कि कुछ वोट्स एक्स्ट्रा मिले जिसमें एक राजनीतिक जीत हो और कुछ सेंधमारी साउथ के नाम पर इंडिया अलायंस में लगे। ये हर चुनाव में होता है और हर सत्ताधारी पक्ष ये चाहता है कि वो अपना वोट और अपना कुनबा बड़ा करे। क्या कुछ कहना है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का उपराष्ट्रपति चुनाव सुनाते हैं। देश हित में ही श्री सीपी राधाकृष्णन विजयी होंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से जिस संस्कृति और सभ्यता को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, वो संस्कृति और सभ्यता की विजय होगी और श्री सीपी राधाकृष्णन ही देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। संवैधानिक पद की गरिमा तो उस दिन तार तार हो गई जिस दिन जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उनको जिस तरीके से पद से हटाया गया, उनको कोई औपचारिक फेयरवेल तक नहीं दी गई, तो उससे उस पद की गरिमा तो खत्म हो गई, नष्ट हो गई भारत के अंदर। अब तो एक औपचारिक पद है जिसपे एक सरकार का रबर स्टैंप बैठेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस पद की अब कोई गरिमा बची है। औपचारिकता के कारण विपक्ष ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, वो चुनाव लड़ लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन पदों की अब कोई गरिमा जो है देश के अंदर बची। ये तय है कि एनडीए का उम्मीदवार पूर्ण बहुमत से ये चुनाव जीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है। लेकिन विपक्ष चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, लगातार एसआईआर के नाम पे, संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर एक कैंडिडेट को आगे किया जाए। उनको लगता था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे आता है तो वो इस बात को और पुरजोर तरीके से कहेगा। इसीलिए रेड्डी साहब को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने आगे किया, जिसमें आने वाले समय में वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं और कोर्ट में जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं, उसको उड़ाते रहे और वो ऑथेंटिक दिखे। सिर्फ यही मानना था, वरना ये चुनाव एक तरफा था। आगे बढ़ते हैं। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने